बेटा ठोस अवस्था के चैप्टर पे हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के प्रकार को पढ़ रखा था। मेनली 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। हमने उनके प्रकार भी पढ़े थे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हमें क्या करना है कि हम एक एक ठोस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो चारों भाग थे उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, जिनमें से पहला भाग आता है आयनिक ठोस। तो आज बेटा पहले स्टार्ट करते हैं कि आयनिक ठोस होता है क्या है, और इसके विषय में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकेगी उसको हम ध्यान देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आयनिक ठोस को डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, उसने लिख रखा है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों का कार्य क्या करते हैं, आयन। आपने पढ़ा भी था कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो छोटे छोटे आयनों से मिलकर बने होते हैं। अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ छोटे छोटे आयन से मिलकर बना होता है, इसका मतलब आयनिक ठोस के जो अवयवी कण हैं वो आयन है। और आयन भी कौन कौन से, धनायन और ऋणायन। तो धनायन ऋणायन आपस में मिलते हुए एक आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। साथ में ये भी उसने बताया कि तथा इनकी संरचना, जो इनकी अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट, धनायन की और ऋणायन की। जो अरेंजमेंट है उनमें से एक धनायन अपने चारों ओर कई ऋणायन से घिरा रहता है। जो एक धनायन होगा उसके चारों ओर कई ऋणायन होंगे। बेटा इसलिए भी होंगे क्योंकि अगर एक धनायन है उसके चारों ओर ऋणायन होंगे तो ही धनायन ऋणायन को आकर्षित कर पाएगा और ऋणायन धनायन को, और जब आकर्षित कर पाएंगे तभी ये एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। तो संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि एक पॉजिटिव आयन, जिसे हम केटायन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन पे अगर देखा जाए तो एक धनायन अपने चारों ओर ऋणायनों से घिरा होता है, जबकि एक ऋणायन अपने चारों ओर कई धनायन से घिरा होता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान देता हूं कि एक धनायन चारों ओर ऋणायन से घिरा होता है, एक ऋणायन अपने चारों ओर धनायन से घिरा होता है, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की मानी जा सकती है। और उसकी संरचना को पढ़ें उससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि धनायन का और ऋणायन के विषय में मुझे इस बात को भी चेक कर लेना चाहिए। मैं जान गया हूं संरचना कैसे बननी है कि धनायन के चारों ओर ऋणायन रखने हैं और ऋणायन के चारों ओर क्या रखने हैं, धनायन। लेकिन मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूं कि अगर कोई मेरे पास आयन धनायन है और कोई मेरे पास आयन ऋणायन है, मैं इनके आकार को कैसे पहचानूं। पहले तो इस बात की चर्चा हो जाए कि धनायन का आकार बड़ा होगा कि ऋणायन का आकार बड़ा होगा। आखिर कौन से आयन का साइज बड़ा होने वाला है। बिल्कुल आसान सा है बेटा, अभी पहचाने आप। धनायन, कोई भी एटम धनायन कब बनाता है, एटम धनायन का निर्माण तब करता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मैं अभी Na पर चलता हूं, इस बात को चर्चा करता हूं। Na परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। अर्थात Na के अगर एटम को बनाएंगे तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल with 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल with 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल with 1 इलेक्ट्रॉन। अभी सोचो आप, सोडियम के परमाणु का आकार इतना बड़ा है। अगर सोडियम धनायन बना लेगा, अर्थात सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अभी सोचो, अभी नाभिक के चारों ओर 3 कक्षाएं थी, अभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने का मतलब लास्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो रिमूव हो गया, निकल गया। अब क्लासेस कितनी बची, केवल 2, क्योंकि तीसरी क्लास बची नहीं, वो अंत इलेक्ट्रॉन चला गया और धनायन का आकार कैसा हो गया, छोटा पड़ गया। तो मैं इस बात को जानता हूं या जान गया हूं कि किसी भी एटम का साइज अगर धनायन की तुलना में चेक किया जाएगा तो धनायन का आकार हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। और बेटा ऋणायन का आकार जो होता है, निगेटिव आयन, कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एटम क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया है, ऋणायन का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो मैं अगर धनायन ऋणायन की संरचना बनाऊं कुछ इस माध्यम में कि एक धनायन चारों ओर ऋणायन से घिरा हो और एक ऋणायन चारों ओर धनायन से घिरा हो, मुझे धनायन का आकार छोटा बनाना है और ऋणायन का आकार कैसा बनाना है, बड़ा। तो कुछ इस प्रकार से संरचना कि बेटा एक धनायन है छोटे आकार का, उसके जस्ट बगल में एक ऋणायन, फिर उसके जस्ट बगल में धनायन और उसके साइड में ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं
क्योंकि धनायन ऋणायन के बीच में आकर्षण बल भी कार्य करता रहता है। मैंने धनायन और ऋणायन की एक लेयर बना दी। अभी मैं इसके नीचे भी क्या केवल इतने ही धनायन ऋणायन एक दूसरे से जुड़े होंगे ना, उसमें लिखा है कि अपने चारों ओर धनायन और ऋणायन से घिरा होता है। तो मैं और बनाता हूं इसकी संरचना। फिर बेटा संरचना कैसी होगी? धनायन के नीचे ऋणायन बड़े आकार का, ऋणायन के पास धनायन छोटे आकार का, फिर बड़े आकार के ऋणायन, छोटे आकार का धनायन, बड़े आकार का ऋणायन, फिर से छोटे आकार का धनायन, बड़े आकार का ऋणायन, फिर से छोटे आकार का धनायन। अगर मैं इसी संरचना को और कंटिन्यू लेके चलूं तो बेटा क्योंकि यहां पर धनायन है, आप समझ गए होंगे क्या बनना चाहिए इसके नीचे, सॉरी ऋणायन के नीचे क्या बनना चाहिए? धनायन, बड़ा सा ऋणायन, फिर छोटा सा धनायन, और फिर से ऋणायन का आकार बड़ा, फिर धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा, धनायन छोटे आकार का, और फिर से ऋणायन बड़े आकार का। अगर मैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर को और भी एक लाइन कंटिन्यू कर देते हैं, ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सीखने को अच्छा मिल जाएगा। तो मैं हमेशा धनायन के आकारों को कैसे बनाता चला जाता हूं? छोटा, और ऋणायन के आकार को मैंने कैसे बनाया है? बड़ा। तो ये बेटा एक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना हो गई। मैं मान लेता हूं अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये NaCl की स्ट्रक्चर है। अब NaCl में Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl निगेटिव आयन। और मैं अगर चेक भी करूं तो बेटा Na पॉजिटिव आयन का आकार छोटा होता है और Cl में निगेटिव आयन का आकार कैसा रहता है? बड़ा। अब क्योंकि Na आयन का आकार छोटा है, मैंने छोटे सिंबल से बनाया है, Cl माइनस का आकार बड़ा होता है, आप समझ सकते हो मैंने बड़े आयन को ऋणायन का नाम दिया है। अभी मैं चेक करता हूं एक सबसे बड़ी बात, अगर धनायन और ऋणायन एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो आप चेक करोगे कि डिफिनीशन क्या मेरी सही फॉलो कर रही है। तो मैं चेक करूंगा, देखो लिखा था इनकी संरचना में एक धनायन अपने चारों ओर कई ऋणायनों से घिरा होता है। मैं धनायन को लेगी, ये धनायन। अब अगर इस धनायन को मैं ध्यान देता हूं तो ये धनायन चार ऋणायनों से घिरा है, अपने चारों ओर केवल ऋणायन है। पहला ऋणायन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऋणायन। तो एक धनायन अपने चारों ओर का ऐसे घिरा हुआ है ऋणायन से। अब मुझे इस बात को भी चेक करना है क्या एक ऋणायन अपने चारों ओर धनायनों से घिरा, तो मैं किसी ऋणायन को ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं ऋणायन को, मैं इस ऋणायन को ले लेता हूं। आप इस निगेटिव आयन को चेक करोगे अपने चारों ओर धनायन से, धनायन से, धनायन और धनायन, और एक ऋणायन अपने चारों ओर धनायन से घिरा हुआ है। तो बेटा ये अगर क्रिस्टल के मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, आयनिक ठोस पदार्थ का स्ट्रक्चर देखता हूं, तो वन लेयर पर कुछ इस प्रकार की संरचना बनी होती है। इस हिसाब से बेटा अगर देखा जाए तो NaCl में तो मैं क्या सोचता हूं, एक Na पॉजिटिव आयन अपने चारों ओर 4 Cl आयनों से घिरा होता है और एक Cl माइनस आयन अपने चारों ओर 4 धनायनों से घिरा होता है, Na पॉजिटिव आयन से घिरा होता है। लेकिन बेटा मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दूं, जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिख रहा है ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सही नहीं है। अब बात आएगी सर ये पूरा का पूरा सही क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा मैं जानता हूं कि जब ये तो क्रिस्टल के या ठोस पदार्थ की एक परत की संरचना है, सिंगल लेयर की संरचना है। अभी देखो ठोस पदार्थ बनता कैसे होगा, आपकी एक, पहले इस बात पे चर्चा करते हैं, आपकी एक बुक या कॉपी कैसे बनती है? केवल एक पेज से बन जाती है, या आप सोचें कि पेज के ऊपर पेज की लेयर रखते चले जाते हैं? तो आप क्या है, आप बताओगे सर एक पेज से कॉपी या बुक बनने वाली नहीं। बुक या कॉपी को बनाने के लिए आप पेज की एक लेयर रखते हो, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर, और पेज की ना जाने कितनी लेयर्स रखते चले जाते हो, तब जाके पूरी बुक का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार ये एक पेज की लेयर है, ये केवल सिंगल लेयर की बात कर रहे हैं। अगर बेटा पूरा आयनिक ठोस का निर्माण होगा तो क्या होगा, ये एक लेयर हो गई, इसके ऊपर इसी प्रकार की दूसरी लेयर रखी जाएगी, फिर इसके ऊपर इसी प्रकार की तीसरी लेयर, फिर इसी प्रकार की चौथी, फिर इसी प्रकार की पांचवी। इस प्रकार से जब हम इसके ऊपर लगातार लेयर रखते जाएंगे तब ठोस का निर्माण होगा। अर्थात एक लेयर ये हो गई, एक लेयर इसके बाहर बोर्ड के आगे की ओर होगी, और एक लेयर बोर्ड में पीछे की ओर भी होगी।
उस पीछे वाले की भी पीछे लेयर होगी, इस आगे वाली लेयर के भी आगे होगी। बहुत सारी लेयर इसी संरचना की आपस में जुड़ती जाएंगी तो निर्माण होगा आयनिक ठोस का। और उस समय आप सोचने वाली बात है बेटा, अगर मैं धनायन को चेक करता उस समय, सोचिएगा, अगर मैं धनायन को चेक करता, अभी इसके चारों ओर कितने ऋणायन हैं? 4। लेकिन ऋणायन अब 4 नहीं, बल्कि बेटा ऋणायनों की संख्या कितनी होगी? 6। मैं आपको बताता हूं कैसे। 4 तो बेटा इस लेयर पर हो गए, एक ऋणायन होगा जो लेयर बोर्ड से आगे रखी होगी, जो लेयर बोर्ड के, अगर यही संरचना मैं बोर्ड के आगे रख देता हूं तो एक ऋणायन होगा जो बोर्ड से आगे की लेयर पर होगा, और एक ऋणायन का होगा, एक ऋणायन होगा इस लेयर से पीछे की लेयर पर। अर्थात 4 तो ऋणायन ये हो गए, 4 नेगेटिव आयन तो यहां हो गए, 5वां लेयर आगे की ओर वाली लेयर पर होगा, और 6वां ऋणायन जो होगा वो कहां की लेयर पर होगा? पीछे की लेयर पर होगा। अभी आप ऐसा कुछ समझ सकते हो, ये वाली लेयर है जो बोर्ड पे बनाई गई है, एक लेयर इसके आगे की ओर जुड़ी है और जस्ट एक लेयर इसके पीछे की ओर जुड़ी है। उस हिसाब से दी गई लेयर पर तो एक धनायन 4 ऋणायनों से जुड़ा हुआ है। अब एक धनायन 4 ऋणायनों से तो केवल इस लेयर पर जुड़ गया, एक ऋणायन आगे की लेयर वाला होगा और एक ऋणायन पीछे की लेयर पर होगा, इस लेयर पर होगा जो इसके धनायन से कनेक्ट है। तो 4 तो इसी सेम लेयर पर कनेक्ट है, एक ऋणायन आगे की लेयर का है जो धनायन से कनेक्ट है और एक ऋणायन पीछे की लेयर का है जो इस धनायन से कनेक्ट है। इस प्रकार से एक धनायन 6 ऋणायन से कनेक्टेड है। और सेम उसी प्रकार अगर मैं किसी ऋणायन की बात कर लेता हूं, ये ऋणायन की बात करते हैं, तो बेटा ऋणायन को चेक करोगे, देखो कितने 1 2 3 4 धनायन से अगर देखा जाए जुड़ा है। लेकिन क्या केवल 4 धनायनों से जुड़ा होगा एक ऋणायन? नहीं बेटा, एक इसके पहले वाली जो बोर्ड के आगे जो लेयर लगी होगी उसका भी धनायन इस ऋणायन से कनेक्ट होगा, और एक जो बोर्ड के पीछे लेयर होगी उसका भी धनायन इस ऋणायन से कनेक्ट होगा। तो 4 धनायनों से तो यहां कनेक्शन हो गया, एक धनायन से आगे की ओर और एक धनायन से पीछे की ओर। तो कुल मिला के 6 धनायन, एक धनायन 6 ऋणायनों से घिरा होगा और एक ऋणायन 6 धनायनों से घिरा होगा। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि NaCl में एक Na आयन 6 Cl आयन से घिरा से, तथा एक Cl आयन 6 Na धनायन से घिरा होता है। लेकिन अब बात आती है क्या सर जी, जितने भी फॉर्मूले होते हैं आयनिक ठोस के, उसमें क्या केवल इसी प्रकार की संरचना होती है कि एक धनायन 6 ऋणायन से और एक ऋणायन 6 धनायन से घिरा होता है, या संरचना चेंज भी होती है? तो बेटा इसका आंसर है कि ये NaCl की केवल संरचना है। जैसे ही कंपाउंड चेंज हो जाता है, हो सकता है संरचना भी चेंज हो जाए। तो बात आती है कि अगर मैं कैसे पहचानूं कि संरचना कब चेंज होती है? तो बेटा संरचना चेंज होती है, इस बात को पढ़ते हैं इधर के आर्टिकल पर। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि त्रिज्या अनुपात कैसी होती है, क्या है त्रिज्या अनुपात, किसको कहते हैं? R पॉजिटिव आयन अपॉन R निगेटिव आयन। इसका मतलब क्या है? R पॉजिटिव आयन का मतलब है जो भी संरचना में धनायन है उसकी त्रिज्या को हमने कैसे लिखा है? R पॉजिटिव आयन से। और R निगेटिव आयन का मतलब है आयनिक ठोस में उपस्थित ऋणायन की त्रिज्या। अर्थात अगर मैं इस रेशियो को देखता हूं, त्रिज्या अनुपात को देखता हूं, तो त्रिज्या अनुपात क्या है? धनायनों की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हुई थी हमारी कि पॉजिटिव आयन का जो साइज होता है वो छोटा, तो अगर पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होगा अर्थात मतलब इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी, और नेगेटिव आयन का आकार बड़ा होता है तो इसकी त्रिज्या भी कैसी होगी? बड़ी होगी। कहने का मतलब R पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी छोटी होगी, R निगेटिव की जो वैल्यू होगी ये बड़ी होगी। अब आप सोचें, आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पर भाग देते हैं। अगर आप बड़ी वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू पर भाग देते हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए आंसर जो आएगा वो हमेशा 1 से कैसा आएगा? कम आएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 तक पहुंच सकती है, कब? जब धनायन और ऋणायन का आकार आपस में कैसा हो जाएगा? बड़ा। लेकिन
कभी भी धनायन का आकार ऋणायन के आकार से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा धनायन का आकार छोटा रहेगा, ऋणायन का आकार बड़ा रहेगा। इसलिए जो त्रिज्य अनुपात डिवाइड करने से आंसर आया करेगा वो लेस देन 1 आएगा। अगर लेस देन 1 आएगा तो मैंने कुछ रेशियो लिख रखे हैं, रेंज लिख रखी है। अगर त्रिज्य अनुपात की वैल्यू अर्थात इस फॉर्मूले पर अगर देखा जाए तो Na प्लस आयन की त्रिज्या ऊपर लिखेंगे, Cl माइनस आयन की त्रिज्या को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से इसका जो आंसर है वो इसका आंसर आता है 0.414 और 0.732 के बीच में। इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6। उपसह संयोजन संख्या 6 का मतलब क्या है, एक Na आयन अपने चारों ओर 6 Cl आयन से घिरा होगा और एक Cl आयन अपने चारों ओर 6 Na आयन से घिरा होगा। या मैं अगर एक तरफ से बताना स्टार्ट करूं, अगर हमारे किसी फॉर्मूले के लिए त्रिज्य अनुपात की वैल्यू 0.115 से 0.225 के बीच में आ जाती है तो जो भी आयनिक ठोस होगा उसकी उपसह संयोजन संख्या 3 होगी। अगर इस रेशियो को वेरी कर जाएगा, त्रिज्य अनुपात की वैल्यू कितने के बीच में आती है, 0.115 और 0.225 के बीच में अगर आती है तो उपसह संयोजन संख्या का मान कितना होगा, 3। अब बेटा ये चेक कर लेते हैं उपसह संयोजन संख्या का मान 3 का मतलब क्या है। उपसह संयोजन संख्या 3 का मतलब है एक जो धनायन होगा वो अपने चारों ओर कितने ऋणायन से घिरा होगा, 3 ऋणायन से घिरा होगा। उपसह संयोजन संख्या का मतलब है एक धनायन या पॉजिटिव आयन अपने चारों ओर 3 ऋणायनों से घिरा होता है और उसी प्रकार एक ऋणायन अपने चारों ओर 3 धनायनों से घिरा होगा। उपसह संयोजन संख्या का मतलब जान गया। किसी भी क्रिस्टल की संरचना में उपसह संयोजन संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। यह बताता है कि एक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा है या एक ऋणायन कितने धनायनों से घिरा है। तो उपसह संयोजन संख्या का अर्थ समझ गए, एक धनायन 3 ऋणायनों से घिरा होगा और इसकी आकृति कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। समतल पर त्रिकोणीय का मतलब है, देखिए आप इसकी अगर निगेटिव आयन को मिलाना स्टार्ट करें सेंटर को, त्रिकोणीय आयन बनकर तैयार होगा, त्रिकोणीय संरचना बनकर तैयार होती है। आगे मैं चेक करता हूं, अगर किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए जो कि आयनिक ठोस है, त्रिज्य अनुपात पॉजिटिव आयन की त्रिज्या और निगेटिव आयन की त्रिज्या का जो रेशियो है अगर 0.225 और 0.414 के बीच में आता है तो बेटा उपसह संयोजन संख्या की वैल्यू कितनी होगी, 4। बेटा उपसह संयोजन संख्या का 4 वैल्यू की 4 का मतलब है एक धनायन अपने चारों ओर कैसे घिरा होगा, 4 ऋणायन से घिरा होगा और एक ऋणायन अपने चारों ओर धनायनों से घिरा होगा। तो इस प्रकार से उपसह संयोजन संख्या की वैल्यू 4 हो जाएगी और बेटा आकृति कैसी होगी, चतुष्कोणीय। आगे बात करते हैं, अगर किसी भी आयन के लिए या किसी भी आयनिक ठोस के लिए त्रिज्य अनुपात की वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच में हो जाती है, अर्थात जैसा कि नमक के लिए हो गई है, NaCl के लिए हो गई है, तो उसकी उपसह संख्या कितनी है, 6। और बेटा उपसह संख्या 6 है, इसकी वैल्यू का इसका अर्थ आप आसानी से समझ सके हो कि एक धनायन अपने चारों ओर 6 ऋणायन से और एक ऋणायन अपने चारों ओर 6 धनायनों से घिरा होता है और इसकी आकृति कैसी होती है, अष्टफलकीय मानी जाती है। अष्टफलकीय आकृति का मतलब है एक लेयर है, उस पर चारों ओर एक धनायन चारों ऋणायन से घिरा है, एक ऋणायन उस लेयर के आगे की ओर है और एक ऋणायन उस लेयर से पीछे की ओर है। तो 6 धनायन, एक धनायन पर 6 ऋणायन हो गए। अभी अगर त्रिज्य रेशियो 0.732 से 1.0 के बीच में आ जाती है, त्रिज्या अनुपात आपने निकाला कैसे, धनायन की त्रिज्या ऊपर लिखी, ऋणायन की त्रिज्या वो नीचे लिखी, डिवाइड किया और वैल्यू जो है 0.732 से 1.0 के बीच में आ गई। तो क्योंकि त्रिज्य अनुपात की वैल्यू 0.732 से 1.0 के बीच में आ गई है, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 8। अर्थात आप खुद समझ सकते हो एक धनायन अपने चारों ओर 8 ऋणायनों से घिरा होगा और एक ऋणायन अपने चारों ओर 8 धनायनों से घिरा होगा। और इस सिचुएशन पे अगर देखा जाए तो क्रिस्टल की आयनिक ठोस की जो संरचना होगी वो घनीय रहेगी, घनीय संरचना होगी, घन के आकार की संरचना होगी। तो ये हो गए उसके स्ट्रक्चर के विषय में इंफॉर्मेशन। अब स्ट्रक्चर के बाद में बात कर लेते हैं कि आयनिक ठोस के लक्षण क्या क्या होते हैं।
क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मैं अगर पढ़ता हूँ आयनिक ठोस के लक्षण क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहली बात आप खुद जानते हो, आयनों के मध्य जो बल लगता है काफी स्ट्रांग होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम्बिक फोर्स भी उसको कहते हैं, क्योंकि आयनिक ठोस में आयनों के मध्य आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग होता है। आयनिक पदार्थ कठोर और भंगुर होते हैं, स्ट्रांग भी कठोर भी होते हैं, भंगुर का मतलब मुड़ते नहीं, अगर उनको मोड़ोगे टूट जाएंगे सीधे। और मैं अगर देखूं तो ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स बिटवीन आयंस, अगर मैं चेक करता हूं तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होते हैं, बहुत हाई होते हैं। आपको किसी आयनिक ठोस पदार्थ को पिघलाना होगा या गलाना होगा, आपको एक हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब आप उसको पिघला सकते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन जैसे ही हम इन्हें घुलित या गलित अवस्था में लेके आते हैं ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। आप सभी ने पहले भी वीडियो में पढ़ रखा है, क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक ठोस पदार्थ के आयन एक दूसरे से बंधे होते हैं, गति नहीं कर सकते हैं, और जब गति नहीं कर पाएंगे तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, विद्युत के कुचालक रहेंगे। लेकिन जैसे ही आयनिक ठोस को घुलित या गलित अवस्था में, घुलित का मतलब है घोलते हुए, गलित अवस्था का मतलब है पिघलाते हुए, जैसे ही हम उस आयनिक ठोस पदार्थ को घोलते हैं या पिघलाते हैं, बेटा घोलने या पिघलाने पर हम इस बात को चेक कर पाते हैं कि जो आयनिक ठोस पदार्थ के आयन हैं अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, क्योंकि आयन गति कर सकते हैं, आयन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और आयन जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो ये गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। लास्ट नंबर कहता है कि जो हमारे आयनिक ठोस पदार्थ होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों में कैसे होते हैं, घुलनशील। ध्रुवीय विलायक का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस में जिसका एक एटम पॉजिटिव चार्ज की कुछ अमाउंट को रखता हो और जिनका एक एटम निगेटिव चार्ज की कुछ अमाउंट रखता हो, ऐसे विलायकों को ध्रुवीय विलायक कहते हैं। और अगर ध्रुवीय विलायक में आप आयनिक पदार्थों को घोलते हो आसानी से घुल जाएंगे। तो ये आयनिक ठोस पदार्थ के लक्षण हो गए। बेटा आयनिक ठोस पदार्थ के विषय में मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट टाइप के सॉलिड को पढ़ने के लिए, तो जल्दी से नोट करिएगा इसको। नाम है सहसंयोजक ठोस। अच्छा, अपने यहाँ सहसंयोजक ठोस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जल्दी से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है। मैं सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ देता हूं। क्या पढ़ता हूं कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों का कार्य परमाणु करते हैं, अर्थात इस प्रकार के ठोस या सहसंयोजक ठोस छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर कार्य बनते हैं। अवयवी कणों का कार्य अगर परमाणु करता है, इसका अर्थ है कि सहसंयोजक ठोस जो है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो बेटा अभी आप एक सोचने वाली बात, अगर छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है तो उन छोटे छोटे परमाणुओं के मध्य कोई फोर्स भी लग रहा होगा। तो बेटा आगे कहता है तथा ये जो परमाणु होते हैं ये एक दूसरे के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्योंकि सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस ठोस का नाम सहसंयोजक ठोस रखा गया। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं सहसंयोजक ठोस होता क्या है। बेटा सहसंयोजक ठोस आबंध, सहसंयोजक आबंध क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जब दो एटम या इससे ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनकर तैयार होता है उस बॉन्ड को हम कहते थे सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता था, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। आगे मैं बात करता हूं, मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा कि जो परमाणु एक दूसरे के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े हैं ये किस प्रकार से जुड़े हैं या इनकी संरचना क्या है, बनावट क्या है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक बात कर लेता हूं कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं इनके लक्षण क्या है, फिर मैं संरचना पर चलता हूं। जैसे सबसे पहली बात, सहसंयोजक ठोस जो होते हैं ये अत्यंत कठोर होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। आज सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं तो हीरा आता है, आपने देखा होगा। ग्रेफाइट को अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट ठोस जो होता है ये मुलायम होता है, लेकिन सर आपने तो कठोर लिख रखा है, तो बेटा मैं बताऊंगा कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। बाकी इसके अलावा जो सहसंयोजक ठोस होते हैं सारे के सारे कठोर होते हैं। तो मेरा एक पॉइंट भी छूटेगा यहाँ पर, मैं उसको बाद में क्लियर करता हूँ। क्या
कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। ग्रेफाइट पेंसिल पर पड़ा होता है, आप उसको आसानी से तोड़ देते हो। आप आसानी से पेंसिल ग्रेफाइट को जैसे ही कागज पर चलाते हो, पेंसिल से छूटता हुआ ग्रेफाइट कागज पर एक अपनी परत बना लेता है। अगर ये कठोर होता तो ये परत ना बनाता, लेकिन परत बनाता, इसका मतलब ग्रेफाइट मुलायम है, कठोर नहीं है। उसको बाद में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर मैं चलता हूं, कहता है इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। बिल्कुल सही है। हीरे का गलनांक अगर देखा जाए 3800 केल्विन के आसपास होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गलनांक है, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं इनके बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि ये जल्दी से अपने एटम्स को निकलने नहीं देते, बॉन्ड को टूटने नहीं देते। और जब बॉन्ड को नहीं टूटने देते तो जल्दी से ना तो पिघलते हैं और ना तो ये उबलते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि अगर मैं बात करूं कि ये गलनांक से कम ताप पर ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। अपघटन का मतलब है ये अपने छोटे छोटे परमाणुओं में क्या करना स्टार्ट होते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गलनांक पर आने से पहले ही डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आगे आता है ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन किसको छोड़कर, अगर मैं ग्रेफाइट की बात कर लेता हूं तो ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। मुझे इस बात को भी पढ़ना है कि बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस है वो विद्युत के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट ही ऐसा क्यों है जो विद्युत का सुचालक है। तो मैं ग्रेफाइट के विषय में एक और इंफॉर्मेशन को पढ़ूंगा। आगे आता है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है नेटवर्क ठोस के, क्योंकि सहसंयोजक ठोस का एक और नाम है नेटवर्क ठोस। तो कहता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो बेटा सहसंयोजक ठोस का पहला एग्जाम्पल है हीरा, जिसे आप जानते हो। दूसरा ग्रेफाइट, सिलिका, बोरान नाइट्राइड। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन मुझे 2-3 एग्जाम्पल पढ़ने थे, मैंने उसको पढ़ लिया। तो बेटा मैं सबसे पहले मेरे पास 3 चीज़ें छूटी हुई हैं। पहली क्या, सहसंयोजक ठोस का जो स्ट्रक्चर है मुझे वो पढ़ लेना चाहिए, किस प्रकार का होता है। दूसरी चीज, अगर सभी सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं तो ग्रेफाइट कठोर क्यों नहीं होता, उसके विषय में। तीसरा, सभी सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों। तो मुझे अगर देखना है तो मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के 2 गुण। पहला मुलायम क्यों है, दूसरा विद्युत का सुचालक क्यों है। तो मैं स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे ग्रेफाइट के कुछ गुण अलग समझ में आते हैं। मैं ग्रेफाइट के ही स्ट्रक्चर को ले लेता हूं और चेक करता हूं कि ग्रेफाइट में जो ये अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां हैं ये किस वजह से हैं। स्ट्रक्चर बनाने का तो मुझे हीरे का भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि ग्रेफाइट में मुझे कुछ प्रॉपर्टीज अलग मिलती हैं, मैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से आपको बनाकर समझाता हूं, उसको कैसे देखते हैं। तो बेटा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को बनाने से पहले मुझे सबसे पहले बेंजीन को सीखना होगा। मैं क्या देखता हूं, ग्रेफाइट का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में अगर मैं देखता हूं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर षटकोणी होता है। अर्थात षटकोणी का मतलब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जो कार्बन परमाणुओं की, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से बना होता है, तो कार्बन परमाणु श्रृंखलाएं कैसी होती हैं, षटकोणीय श्रृंखला होती हैं। अर्थात हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन एटम होगा। कितने कार्बन एटम हो गए, 6। मुझे इसी से जुड़ी हुई एक और सीरीज बनानी है, एक और संरचना बनानी है ग्रेफाइट की। मैंने उस संरचना को भी बनाकर दिखाया। ये भी ग्रेफाइट, इसमें भी यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ यहाँ हर जगह एक एक कार्बन, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। इधर भी जो संरचना होगी ग्रेफाइट में से, उसमें भी बेटा 6 कार्बन होंगे। आप गिन भी सकते हो, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 कार्बन एटम की जो संरचनाएं होती हैं वो एक दूसरे से नेटवर्क बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। बेटा सेम लेयर नीचे भी होती हैं, मैं इसी टाइप के लेयर्स को नीचे बना देता हूं। तो मैंने इसी टाइप की लगभग लेयर्स को नीचे बना रखा है। तो बेटा मैंने इसी टाइप की लगभग लेयर को नीचे बना रखा है। तो इस सभी जैसे इन सभी किनारों पर, इन कॉर्नर्स पर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बेटा इन सभी किनारों पर भी कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे।
हर एक कॉर्नर पर कार्बन एटम। अगर हर एक कॉर्नर पर कार्बन एटम हो गया तो ये कार्बन एटम एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लगा रहा है या एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाए रखा है। इस बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक आबंध। मैं लिखे भी देता हूं बेटा, ये बॉन्ड है सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध। और बेटा इस सहसंयोजक आबंध की जो बॉन्ड की लेंथ होती है अर्थात आबंध की लंबाई होती है 141.5 एंगस्ट्रॉम अर्थात 141.5 एंगस्ट्रॉम होती है उस बॉन्ड की लंबाई। तो सहसंयोजक बॉन्ड की इंफॉर्मेशन हो गई। क्या सर जी केवल सहसंयोजक बॉन्ड एक बना है? नहीं बेटा, ये भी सहसंयोजक बॉन्ड है, ये भी सहसंयोजक, ये भी सहसंयोजक, अर्थात कार्बन के किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो सहसंयोजक बॉन्ड है। अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से कि सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की एक लेयर ये ऊपर की ओर हो गई और उसी सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े हुए एक कार्बन परमाणुओं की लेयर नीचे हो गई। एक लेयर ऊपर है, मैंने ऊपर ये लेयर बना रखी है, एक लेयर उससे कुछ दूरी पर नीचे होगी। ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। ग्रेफाइट लेयर्स दर लेयर होता है, पहली परत, दूसरी परत, फिर उसके ऊपर परत, फिर उसके परत, फिर उसके परत, इस प्रकार से एक दूसरे से पर परतें जुड़ती रहती हैं और ये सभी परतें आपस में जुड़कर न जाने कितनी परतें आपस में जुड़कर ग्रेफाइट के निर्माण करती हैं, पेंसिल का निर्माण करती हैं या सेल में भरे हुए कार्बन इलेक्ट्रोड का निर्माण करती हैं। अभी एक और बात सोचने वाली बात, अगर ये सहसंयोजक बॉन्ड है, इसके बॉन्ड की लेंथ 141.5 है तो बेटा ये भी तो सहसंयोजक बॉन्ड है, इसकी भी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड लेंथ भी सेम और बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गनेस है, मजबूती है, ये भी सेम होगी। लेकिन एक और चीज, जो ग्रेफाइट में कार्बन्स की लेयर होती हैं, ये लेयर भी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ये वाला हिस्सा इस कार्बन से जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा होगा, ये वाला इससे जुड़ा रहेगा। तो मैं सबको अगर बनाना स्टार्ट करूं तो काफ़ी ज़्यादा ये लेयर्स हो जाएंगी। अर्थात ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से जुड़ी होती है और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली जिस लेयर से जुड़ी होती है उन लेयर्स के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को या आबंध को हम कहते हैं वान डर वाल्स बल। इसका मतलब ग्रेफाइट में एक ही लेयर की कार्बन परमाणुओं के मध्य तो सहसंयोजक आबंध बनता है जिसकी लेंथ 141.5 होती है, लेकिन ग्रेफाइट में जो लेयर्स हैं उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको हम वान डर वाल्स फोर्स के नाम से जानते हैं और इसकी लेंथ तकरीबन होती है 342 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अभी मैं क्या सोचता हूं, बॉन्ड लेंथ कम है, एटम्स के बीच की दूरी कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। यहां क्या है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड की लेंथ का मतलब एटम के बीच की लेंथ ज्यादा है, क्योंकि एटम के बीच की लेंथ ज्यादा है, एटम दूर दूर है, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स कम लगाते हैं, तो वान डर वाल्स फोर्स वीक होता है, कमजोर होता है और सहसंयोजक आबंध जो है वो वान डर वाल्स फोर्स की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब मैं बात करता हूं इस बात की कि ग्रेफाइट जो है ये कठोर क्यों नहीं होता। क्योंकि बेटा देखो सोचो, क्योंकि ये बॉन्ड जो है लेयर्स में जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इसकी वजह से तो ग्रेफाइट जो है वो कठोर होता होगा। लेकिन आप देखें, अगर दोनों लेयर के बीच का बॉन्ड देखें, वान डर वाल्स फोर्स, ये वान डर वाल्स फोर्स कैसा होता है, कमजोर। और जब कमजोर होता है तो इस कमजोर बॉन्ड के कारण हम लेयर पर थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करके लेयर्स को एक दूसरे से खिसका सकते हैं। इस लेयर में जितने भी बॉन्ड बने वो स्ट्रांग है, नीचे वाली लेयर पर जितने भी बॉन्ड बने वो स्ट्रांग है, लेकिन इन दोनों लेयर्स के बीच में जो बॉन्ड बने हैं कमजोर है। और क्योंकि कमजोर, हम थोड़ा सा ही फोर्स लगा के इस लेयर के बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जैसे इस लेयर में थोड़ा सा ही फोर्स लगा के लेयर्स को ब्रेक कर देते हैं, इसका मतलब है लेयर्स को आसानी से ब्रेक किया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि लेयर्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक है और थोड़े से ही फोर्स में मैं लेयर्स को एक दूसरे से अलग कर देता हूं। क्योंकि थोड़े फोर्स में लेयर एक दूसरे से अलग हो गई, ग्रेफाइट कैसा हो गया? मुलायम हो गया। तभी आप क्या करते हो? ग्रेफाइट के टुकड़े को लो, उसको दबाओगे, जैसे दबाओगे लेयर्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा और मुलायम ग्रेफाइट दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। फिर आप टुकड़े को लेगे, फिर आपने टुकड़े पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, जैसे फोर्स लगाया ग्रेफाइट की दो लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो गया? कमजोर था, टूट गया। तो ग्रेफाइट को हमने कैसा समझा? मुलायम। लिखते भी आप इसी माध्यम में। आप जब भी ग्रेफाइट से किसी भी चीज को लिखते हो, होता क्या है? ग्रेफाइट आपको पता है ऐसी छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी लेयर से बना है। जैसे ही आप कोई साइन पेज पर लिखते हो, बेटा ग्रेफाइट की वो पतली लेयर जो है वो छूट जाती है और वो आपके पेज पर चिपक जाती है। ग्रेफाइट की पतली छूटी हुई लेयर आपकी पेज पे चिपक गई, आपने सोचा मुलायम है, इसको तो मैं आसानी से लिख सकता हूं। तो ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज वेरी वीक फोर्स। तो ये मुलायम होता है, इसका आंसर हो गया। आप बताओगे क्योंकि ग्रेफाइट की जो लेयर्स के बीच में फोर्स है काफी कमजोर है, इसलिए हम ग्रेफाइट को आसानी से तोड़ सकते हैं, ये मुलायम रहेगा। अभी एक और नंबर पर आ जाते हैं कि सभी पदार्थ जो सहसंयोजक ठोस हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो मैंने इसका आंसर पहले भी बता रखा है कि ग्रेफाइट में किसी एक कार्बन एटम को चेक करो, किसी भी एक कार्बन एटम। ये कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा है? 3। पहले कार्बन से इधर जुड़ा, दूसरे कार्बन से इधर जुड़ा, तीसरे कार्बन से इधर जुड़ा। मैं दूसरे ग्रेफाइट के एटम्स की यहां पर चेक कर लेता हूं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अर्थात ग्रेफाइट अपने चारों ओर जो है वो 3-3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अभी सोचो आप थोड़ी देर के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, अर्थात कार्बन की बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब बाहरी सेल में 4 हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्ड बना लिए। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन ने अगर बॉन्ड बना, आपने देखा एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिए। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने, जिन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना रखे हैं ये अपनी जगह पर फिक्स है, विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता। लेकिन वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने बॉन्ड नहीं बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये चौथा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की गति करने के कारण आवेश भी गति कर सकता है, और आवेश की ही गति करने की प्रवाह की दर को तो आप विद्युत धारा कहते हो। तो ड्यू टू द फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, उस फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह ग्रेफाइट में हो जाता है, आसानी से आप विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज कि ग्रेफाइट में अगर कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम या अन्य एटम से साथ बॉन्ड बनाए हैं तो पक्का है कि इसमें किसी न किसी प्रकार का संकरण भी होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर ग्रेफाइट की बात होगी, ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है sp2। आप इसको हमेशा ध्यान रखोगे। अगर ग्रेफाइट में आपसे संकरण के विषय में कोई बात पूछता है तो आप उसको बताओगे ग्रेफाइट में sp2 प्रकार का संकरण होता है। तो ग्रेफाइट के विषय में लिखे हुए कुछ नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं। तो ग्रेफाइट से रिलेटेड, हाँ, मैं और एक चीज़ की बात कर लूँ, ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आखिर अगर ग्रेफाइट की इतनी बातें पड़ी गई, इसका यूज कहाँ किया जाए, तो बेटा ग्रेफाइट का सबसे पहला अगर यूज मैं देखता हूँ तो पेंसिल में हो जाता है। पेंसिल आप लिखते हो ग्रेफाइट से बनी होती है। आपने ड्राई सेल या अन्य सेल भी देखे होंगे, सेल को तोड़ने पर अंदर एक काले कलर की रॉड निकलती है, ग्रेफाइट रॉड। तो सेल को बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। अभी एक और यूज होता है ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में। अब ल्यूब्रिकेंट्स क्या है, तो बेटा आप देखते हो घरों में सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन के पुर्जे जब काफ़ी दिनों तक कार्य करने लगते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं, घर्षण लगता है और मशीन धीमी हो जाती है या उसको चलाने में कठिनाई होती है। आप एक ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल लाते हो, मशीन वाला तेल जिसको कहते हैं, आप उसके पुर्जों पर डालते हो और मशीन फिर से फ्री हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है, मशीन तेज चलने लगती है। कारों पर अगर मैं देखता हूँ, मोटर वाहनों पर, तो उसमें भी ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल आता है जिसको आप
मोबियल के नाम से जानते हो, मोबिल ऑयल। तो वो मोबिल ऑयल भी क्या करता है, वो घर्षण को कम कर देता है, मशीन तेज चल, ल्यूब्रिकेंट्स है। लेकिन बेटा ऐसे ही अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर चेक किया जाए, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होंगी और उन पे ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट को डाला जाता है। जो ग्रेफाइट का पेस्ट होता है उसको यूज करते हैं एज ए ल्यूब्रिकेंट्स, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए आप ऑयल वगैरह का यूज नहीं कर पाते हो, उस जगह पर ग्रेफाइट का ही यूज होता है। तो ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट्स यूज होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर। तो बेटा आपने दोनों प्रकार के ठोसों को पढ़ा। अभी मेरे पास और भी प्रकार के ठोस है, लेकिन हम उन प्रकार के ठोस को नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर सबका तैयार रखिएगा, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ये सबसे बड़ा मायने रखता है किसी भी ठोस के लिए। तो बेटा आज हम अपने वीडियो पर इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।